गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं हिमांशु व्यास मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेज ऋषभदेव और खेरवाड़ा ब्रांच के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म निःशुल्क प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, एक वीडियो डाला था 3 दिन पहले केमिस्ट्री के लिए, जिसमें से लगभग 90% से ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिले हुए। काफी बच्चों ने मुझे बधाइयां भी दी है और आज मैं आपको प्रूफ के साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न हमारे वीडियो में कहां से आया है। आप 2-3 दिन पहले वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ 2024 का केमिस्ट्री का कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाला हूँ और कौन से प्रश्न कहाँ से आए। अपने जो हमने लेटेस्ट 2 दिन पहले वीडियो बनाया था वो भी मैं आपको विथ प्रूफ यहाँ पे उसका प्रिंट आउट लगा दूंगा। आप जरूर साथ में देखिएगा कि मैंने कहाँ से पढ़ा रखा है। तो प्रियंक व्यास सर और हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई एक बार फिर से। काफी बच्चे खुश है और बहुत शानदार पेपर गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन जल्दी से इसका सोल्यूशन। सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लेते हैं। चलिए ये देखिए, पहला सवाल आपका दे रखा है चालकता का एसआई मात्रक। तो इसका होता है बेटा सीमेंस मीटर इनवर्स। चालकता का क्या है? एसआई मात्रक। नेक्स्ट सवाल था आपका सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा? तो सर्वाधिक में कौन है बेटा? मैग्नीज। +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है तो सर्वाधिक रहेगा मैग्नीज। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था। आपको बता रखा ऑलरेडी कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप अगर कोई आ रहा है किसी भी धातु के साथ तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होती है बेटा? 0 होती है। इसका जो आंसर रहेगा 0। जल्दी जल्दी आपको मैं डिटेल में सारा चीजें बताने वाला हूं। क्रोमाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र। क्रोमाइट किसका अयस्क है? आयरन का है। तो यहां पर क्या सूत्र हो जाएगा? FeCr2O4। ये आपका क्रोमाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र रहेगा। आई होप कि आप सभी ने अच्छा किया होगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1 मोल COCl3.5NH3 विलयन में यदि आप AgNO3 मिलाओगे तो AgCl के कितने मोलों की संख्या रहेगी? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 वैलेंसी आपको मेंटेन करके चलना है ना। 5 वैलेंसी यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा 2 मोल। कितने मोल मिल जाएंगे आपको? 2 मोल मिल जाएंगे। ठीक है, कितना आसान सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है बेटा? आयरन होती है। नेक्स्ट देखिए, उभय दंती लिगेंड। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप देखोगे सब हमने जो पढ़ा रखा उसी में से आए हुए हैं। जो मैंने एक वीडियो बनाया था उभय दंती लिगेंड, पढ़ के जाना ऐसा बोला था। आप यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट देख लेना, लगा रखा है NO2- उभय दंती लिगेंड। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे सारे उसी में से लगभग आए हैं। आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इसके सारे के आंसर देखने को मिल जाएंगे। आइए मैं और चर्चा करता हूं कौन कौन से प्रश्न कहां से आए। नेक्स्ट है मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक। अभी मैं यहाँ पे साइड में आप देख लोगे, यहाँ पे मैंने जो पढ़ा रखा है वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा, आप देख लेना। मेडोस्वीट वाला पढ़ा रखा है कि इसका यौगिक कौन सा है? तो सैलिसिल एल्डिहाइड। ये देखिए आपको साइड में दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका IUPAC नाम। IUPAC नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये आपका थैलिक अम्ल दे रखा है। थैली जैसी संरचना आपको देख पा रहे हो। देखो बैग की जैसी संरचना है कि नहीं? ये थैली जैसी संरचना आपको दिख रही है। थैली पकड़ते ना अपन, तो थैलिक अम्ल जो है उसका IUPAC नाम पूछा था। तो इसका क्या ये हो गया आपका बेंजीन, और 1 और 2 पोजीशन पे क्या? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो नाम क्या हो गया? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ब इज द इसका क्या रहेगा बेटा? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नाभिक रागी है ना, योगज अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोनिल जो कार्बन की संकरण अवस्था में परिवर्तन कहां से कहां होता है? तो आपको बता दो, देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप होता है। अभी यदि वर्तमान में इसकी आप ऑक्सीकरण संकरण देखोगे तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। 3 सिग्मा बॉन्ड पे संकरण कौन सा होता है? sp2। ठीक है, और जब इस पे एडिशन होगा, किसी चीज का एडिशन हो रहा है, माना कि यहाँ पे X जुड़ गया और इसके नीचे Y जुड़ गया, तो जब यहाँ X जुड़ेगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। ये इसके साथ X जुड़ा तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया और एक Y नीचे आके जुड़ा। तो अब देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड पे क्या बन जाता है बेटा? sp3 संकरण आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। आप इजीली इस सवाल को आंसर निकाल पा रहे थे। तो sp2 से sp3 यानी कौन सा यहाँ पे ऑप्शन रहेगा? sp2 से sp3 संकरण। नेक्स्ट देखिएगा, ट्राई मेथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था। फिर से संकरण का एक सवाल आया हुआ है। ये मैंने सवाल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में लगा रखा था, आप जरूर देखिए। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। ट्राई मेथिल एमीन क्या हो गया बेटा? ये आपके 3 मेथिल ग्रुप लगा देना है और यहां पर एक लोन पेयर होता है। तो देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 और एक आपका लोन पेयर। तो टोटल 1 2 3 4 4 आते ही कौन सा संकरण होता है? sp3। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय
प्राबल्य दर्शाने वाला यौगिक। ये देखिए साइड में मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देख लो, जो मैंने पढ़ाया उसी में से आया है। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया देखो आपको आप दिख जाएगा कि जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारकीय प्राबल्य। जलीय विलयन की जब भी बात होगी तो आपको पता रखा है कि जब R बराबर C2H5 ग्रुप है, ये देखिए आपको साइड में दिख भी जाएगा, C2H5 सभी में ग्रुप दे रखा है, तो इसका जो क्रम रहता है क्या होता है 213 NH3, 213 NH3। तो आप देख लीजिए 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और फिर NH3 होता है, और R बराबर CH3 होता तो 21 NH3 हो जाता। तो यहाँ पे 2 डिग्री 2 डिग्री जो है उसको आपको ढूंढना था, तो 2 डिग्री कौन सा हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया। NH2 दिखे तो 1 डिग्री, NH दिखे तो 2 डिग्री और केवल N दिखे तो 3 डिग्री होता है बेटा, ये आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक एमीन कौन सा है? अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, यदि 1 डिग्री एमीन होगा तो उसमें हमेशा आपको NH2 दिखाई देगा, 2 डिग्री एमीन होगा तो आपको कहीं ना कहीं NH दिखाई देगा, और 3 डिग्री एमीन होगा तो आपको क्या दिखाई देगा, N दिखाई देगा। ये एमीन को पहचानने का 1 2 3 डिग्री पहचानने का बहुत आसान तरीका है। तो द्वितीयक एमीन का पूछा है तो आपको मिलेगा N मेथिल एथेन। इसका यदि आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए C2H5, तो N मेथिल एथेनेमीन। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नाइट्रोजन है इसके बीच में NH आ रहा है और दो तरफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ 2 डिग्री। और मैंने शॉर्ट तरीका क्या बताया, NH दिख जाए तो आपका क्या हो जाएगा वैसे 2 डिग्री। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सो। नेक्स्ट देखिए गोलिकाकार प्रोटीन इनमें से कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए गोलिकाकार प्रोटीन कौन सा है बेटा, इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन जो होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपके गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं, और ये जो तीनों होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, रेशेदार होते हैं। ये तीनों तो क्या होते हैं, रेशेदार होते हैं, ये आपको बता रखा है ना। तो इंसुलिन और हीमोग्लोबिन गोलिकाकार। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ग्लूकोज। ये देखिए साइड में लगा रहा हूं ग्लूकोज का, आपको देख सकते हो कि ग्लूकोज आया कि नहीं आया, देख लीजिए। ग्लूकोज क्या है बेटा, ग्लूकोज पढ़ के जाना बोला था। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोज होता है। क्या होता है, एल्डोहेक्सोज। जबकि फ्रक्टोज क्या होता है, पेंटोज। नेक्स्ट देखिए दुग्ध शर्करा, ये बड़ा आसान सवाल था। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं, तो लैक्टोज जो है वो आपकी क्या है, दुग्ध शर्करा है। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के 16 सवाल थे, आसानी से 16 नंबर आप ला रहे थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, बड़े आसानी से आए हैं, आइए चर्चा करते हैं। देखो मोलरता की इकाई, ये देखो साइड में आपको दिख जाएगा, मैंने लगा रखा है, मोलरता पढ़ा रखा है आपको। मोलरता की इकाई क्या हो जाएगी बेटा, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर आप लिख देते तो भी राइट था, या आपने अगर ऐसा लिखा होता मोल लीटर इनवर्स तब भी राइट है। किसी ने इंग्लिश में लिखा है तो मोल लीटर इनवर्स ही राइट है, या किसी ने ऐसे लिखा है मोल प्रति लीटर, वो भी राइट है ना। ये देखो मैंने साइड में आपको दिख जाएगा स्क्रीनशॉट में, मैंने जो इंपॉर्टेंट कहा था कि मोलरता पढ़ के जाना। नेक्स्ट हेनरी का नियम, ये देखिए हेनरी का नियम भी आपको मैंने बताया था कि हेनरी का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका गणितीय रूप आ गया तो P बराबर क्या हो जाएगा, KHX है ना। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है और KH इसका हेनरी स्थिरांक है। तीसरा सवाल देखिए, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की जो गतिज ऊर्जा उसे क्या कहते हैं, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं बेटा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। तीसरे में ये रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं आपको मिल जाएगा, मैंने बता रखा था। एक्टिनाइट और आगे क्या आएगा, लेंथेनॉइड। और मैंने ये आपको बता रखा था कि लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड जरूर पढ़ के जाना, इसमें से सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, K4 Fe6 में समन्वय मंडल। ये देख लीजिए समन्वय मंडल क्या होता है, बता रखा है आपको। समन्वय मंडल ये जो ब्रैकेट में होता है बेटा, इसको बोलते हैं समन्वय मंडल, और जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आयनिक मंडल। क्लास में पढ़ा भी रखा है और आपको यहाँ पे मैंने बता भी रखा था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, FeCN6 और 4 K निकलेंगे तो इस पे क्या आएगा, -4। तो ये आपका समन्वय मंडल होता है। ठीक है बच्चों, ये बता रखा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा छठा, इसका बेंजिलिक एल्कोहलों में जो OH समूह है, बेंजिलिक एल्कोहल में है ना, उसमें OH समूह कौन से संकलित कार्बन से बंधित होता है, तो बेंजिलिक एल्कोहल अपन एक ले लेते हैं, जैसे ये बेंजिल एल्कोहल आपका CH2OH। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका संकरण पूछ रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये कार्बन है इसके साथ में देखो 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक नीचे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और एक आपका OH जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे, 1 2 3 और 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड पे संकरण क्या हो जाता है, sp3 इसका राइट आंसर था बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल में चेंज होता है। कितनी बार आपको बता रखा, ग्लूकोज से एथेनॉल केवल एक ही एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, जाइमेज एंजाइम। कौन सा होता है, जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज की प्रेजेंस में आपका क्या बनेगा, एथेनॉल। मैंने आपको बताया था कि जी जा पिए
एल्कोहल। जीजा क्या पीते हैं? जीजा पिए एल्कोहल। ऐसे करके आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी भाई, किसी की जीजा जी हो तो नाराज मत होना। जी का मतलब हो गया ग्लूकोज, जा का मतलब होगा जाइमेज, और इससे क्या बनता है? एल्कोहल, यानी एथेनॉल। तो जीजा पिए एल्कोहल। नेक्स्ट देखिएगा सवाल, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किसके रूप में होता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है बेटा खाद्य परिरक्षक के रूप में, यानी खाद्य जो पदार्थ है उनको सुरक्षित करने में इसका यूज होता है। ये देखो विटामिन वाला मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? विटामिन पढ़ के जाना। ये देखिए मैंने साइड में बता रखा है, विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। मैंने आपको कहा था कि जितने भी विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं याद करके जाना, आएगा ही आएगा। तो विटामिन जो B1 है उससे बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आरएनए में उपस्थित शर्करा, ये भी देखो आपको बता रखा है मैंने, आरएनए पढ़ के जाना। तो इसमें शर्करा, इसी का नाम, आरएनए का नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इसमें शर्करा पूछा तो शर्करा कौन सी हो जाएगी आपके? राइबो शर्करा। कौन सी शर्करा हो जाएगी बेटा? राइबो शर्करा। तो ये आपके जो सवाल थे, ये आपके टोटल 10 सवाल आपको मिल रहे थे 5 नंबर के रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। फिर अपन बात करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब संतृप्त विलयन को परिभाषित करना था आपको। संतृप्त विलयन क्या होता है? आपको बता रखा है कि जब विलय की मात्रा को अधिकतम घोला जाए, है ना, कोई भी विलय आप किसी चीज के अंदर घोल रहे हो तो विलय की अधिकतम मात्रा जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाए, यानी आप किसी चीज को घोल रहे हो, घुलती जा रही, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब वो नहीं घुलेगा, हाईएस्ट जो इसकी मात्रा है, तो विलय की अधिकतम मात्रा जब घुल जाए उसे अपन क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम जो होता है वो पारे के लिए होता है। तो इसके विलयन में उपस्थित विलय और विलायक पूछा है, कितना आसान है, कितना आसान है। देखो सोडियम जो होता है वो क्या होता है? ठोस, है ना, और मरकरी क्या होता है आपका? द्रव, है ना। तो यहां पे जो पारा है बेटा, तो यहां पे बेटा जो विलय है, यही बताता हूं मैं, विलय जो है वो तो क्या हो गया आपका? पारा, है ना, और विलायक के रूप में क्या हो गया आपका? सोडियम। ये आपको आंसर यहां पे लिखना था कि विलय कौन है? पारा हो जाएगा, और विलायक हो गया आपका सोडियम। नेक्स्ट सवाल देखना, तीसरा सवाल देखिएगा, k बराबर, ये आपको दे रखा, वेग बराबर k, a की पावर 1/2, b की पावर 3/2। इसमें आपको कुल कोटि बता दी थी, और कोटि की जब भी बात आए तो मैंने आपको कहा था कि जो ऊपर चोटी है उसके ऊपर जो घात है उसको जोड़ दो, कोटि, चोटी को जोड़ दो कोटि। तो देखो 1/2 प्लस 3/2 करना था आपको, तो टोटल करोगे कितना आएगा? 4/2, 2 से 2 काटोगे कितनी बार जाएगा? 2। तो इसकी कोटि कितनी लिखनी थी आपको? द्वितीय कोटि। सीधा आंसर लिखना था, पूरा सोल्व नहीं करना था, ये मैं आपकी सुविधा के लिए सोल्व करवा रहा हूं, लेकिन आपको सीधा आंसर निकालना था, द्वितीय कोटि लिखना था। क्या लिखना था? द्वितीय कोटि बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एनिसोल में उपस्थित OCH3 समूह का निर्देशी प्रभाव लिखिए। तो सवाल था इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के लिए एनिसोल में उपस्थित OCH3 समूह का जो निर्देश प्रभाव है। देखो अब यहां पे आपको पता है कि +R+I प्रभाव दर्शाएगा, क्योंकि OCH3 के पास लोन पेयर, तो ये अंदर देगा। जब इसकी अनुनादी संरचना आप देखोगे तो आपको 2 जगह पर, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे, और एक पैरा पोजीशन पे आपको क्या दिखाई देगा? नेगेटिव चार्ज, जहां पे पॉजिटिव अटैक कर सकता है। तो ये जो प्रभाव है वो क्या हो गया? आपको लिखना था ऑर्थो व पैरा निर्देशी प्रभाव। क्या लिखना था बेटा? ऑर्थो व पैरा निर्देशी प्रभाव। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे देखिएगा। देखो कोटि वाला भी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है, कोटि वाला आपको बता रखा है। नेक्स्ट सवाल देखना, फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। सेम टू सेम सवाल छप गया है, ये देखो साइड में मैं आपको बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, आप देख लेना, ये मैंने करा रखा है आपको। फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया से प्राप्त श्वेत अवक्षेप, पूरा मैंने लिख रखा है, आप इसको ध्यान से हमारे वीडियो में जाके देखना। भाई ये फिनोल है, मैंने आपको कहा था ये फिनोल है, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करा रहे हो 3Br2 से, तो आपका क्या बन रहा था कि भाई यहां पे तो OH रह रहा है, और 3 जगह पे क्या बन रहा था बेटा? Br Br Br। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम था 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। और मैंने आपको ये देखो, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, मैंने आपको कहा था कि इसका जो अवक्षेप होता है वो क्या होता है? श्वेत अवक्षेप, यानी कि सेम टू सेम सवाल छप गया है बेटा। तो इतने साल का जो हम प्रियंक सर हमको अनुभव है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काम आता है बेटा। तो आपको पूछा था कि प्राप्त श्वेत अवक्षेप का रासायनिक आपको नाम बताना था, तो इसका जो रासायनिक नाम है क्या लिखना था? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। ये इसकी पूरी रिएक्शन बता दी, आपको केवल नाम लिखना था। चलिए नेक्स्ट सवाल, NH2NH CONH2, इसका ये रासायनिक नाम क्या था बेटा? इसका रासायनिक नाम है सेमी कार्बेजाइड। क्या नाम है इसका? सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC जिसको बोलते हैं,
और फिनोल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम। ये देखिए साइड में स्क्रीनशॉट आपको बता रहा हूं, मैंने आपको कहा था कि युग्मन अभिक्रिया दोनों पढ़ के जाना, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ और बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ। तो देखो ये वही सवाल आ गया, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ जो अभिक्रिया है उससे बना उत्पाद क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका आंसर क्या था बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये इसका उत्पाद का नाम था, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये आपको मैंने नेम रिएक्शन करा रखी है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं। आपको कहा था कि आइसोसाइनेट जो परीक्षण होता है उसी का नाम क्या होता है बेटा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कार्बिल एमीन। ये देखिए नेम रिएक्शन में मैंने आपको बता रखा है, ये पढ़ के जाना, इसी को आइसोसाइनेट परीक्षण कहते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को आइसोसाइनेट परीक्षण कहते हैं। इसमें देखो एमीन लेते हैं और एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सार के साथ कराते हैं, तो ये जो NH2 है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NC में, यानी ये क्या बन रहा है, आइसोसाइनेट बन रहा है बेटा। इस अभिक्रिया का नाम आपको बता रखा था, नेम रिएक्शन में से आया सवाल कार्बिल एमीन, लेकिन इसमें बन क्या रहा, आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसका नाम भी क्या, आइसोसाइनेट परीक्षण। तो ये सेम टू सेम आपको दिख जाएगा, छाप रखा है हमने। चलिए नेक्स्ट सवाल आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन सेक्शन बी के अंदर। देखो चौथा सवाल आपको ऑलरेडी हमने बता रखा था, ये स्क्रीनशॉट में आपको दिख जाएगा कि मोल भिन्न को अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये देखो ए के 0.5 मोल और बी के 4.5 मोल को मिश्रित करेंगे, एक विलयन बनता है, उसमें ए के मोल अंश बताना। ये देखिए आपको स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा मोल अंश क्या होता है। तो मोल अंश के लिए मैंने आपको बताया था कि मोल अंश आपको अगर निकालना है, जैसे XA का मोल अंश आपको निकालना है, तो मैंने आपको क्या, जिसका निकालना उसके मोल, ए के मोल बटा टोटल मोल करना था, कुल मोल, ए के मोल और कुल मोल। तो देखो ए का मोल कितना है, ए का मोल 0.5 है और कुल कितना हुआ 0.5, और 4.5 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1 मोल इसका आंसर था बेटा। क्या था, 0.1 मोल। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, आपको कहा था कि मोल अंश को जरूर पढ़ के जाइएगा, वहां से न्यूमेरिकल आ ही गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी एक और न्यूमेरिकल है। मैंने आपको कहा था कम से कम 4 नंबर के आएंगे, तो 4.5 नंबर के 3 न्यूमेरिकल आए। ये न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिए, मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था, उसी के अंदर मैंने आपको कहा था कि मोललता भी आपको पढ़ के जाना है, इसका फॉर्मूला। तो मोललता का फॉर्मूला आपको सबको पता है, ग्राम में भार इंटू 1000 बटा मोलिकुलर वेट इंटू विलायक का भार ग्राम में। अब आपको ये फॉर्मूला लिखना था ग्राम में भार। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, 0.05 मोल दे रखा है, तो मोल को अपन सोल्व करते तो क्या आता है, ग्राम में भार बटा अणुभार। तो आपको क्या करना था, ग्राम में भार 0.05 करना था इंटू 1000 बटा, है ना। अब मोल को अपन ने इसमें चेंज किया था, मोलिकुलर वेट आई गई। अब मोलिकुलर वेट किसका पूछा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का आपको बता रखा है 60 होता है बेटा। इसको आप जब सोल्व करोगे तो नीचे आ गया 60 इंटू ग्राम में भार विलायक का। तो विलायक का भार कितना है, 250 ग्राम बेंजीन में। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक पॉइंट हटाओगे नीचे, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है बेटा, 5 × 5 = 25, 1/300। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग आंसर आएगा 0.0033 मोल किलोग्राम इनवर्स, ये आपका आंसर। फिर देखिए डेनियल सेल, डेनियल सेल आपको 11वीं में भी पढ़ा रखा है, 11वीं का टॉपिक है डेनियल सेल। आपको ऐसा करना था, आपको बता रखा था, 2 पात्र लेने थे, यहाँ पे आपको लवण सेतु लगाया आपने, यहाँ पे आपने जिंक का पात्र लिया और यहाँ पे जिंक सल्फेट डालना था, दोनों को बैटरी से जोड़ना था, दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ना था। ये आपका जिंक है तो ये कॉपर हो गया, और यहाँ पे क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना, चित्रित करना था आपको, और नाम सब लिखने थे। ये डेनियल सेल सवाल जो है बेटा वो 11वीं में भी आ चुका है ना, सेल वाला। तो ये सवाल था। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल कुछ दिन पहले ही एक बच्चा मेरे से पूछने आया था स्कूल के अंदर, तो मैंने उसको कहा था बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो प्रथम कोटि का जो अर्ध आयु का जो फॉर्मूला है वहां से हमेशा न्यूमेरिकल आता है, T12 बराबर 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि T12 अगर पूछे तो के का मान रख देना, और के का मान पूछे तो इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, और आंसर सीधा आ जाता है। तो आइए वही के वही सवाल सेम टू सेम छप चुका है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी के का मान दे रखा है, ये के का मान दे रखा है। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल आपको गणना करनी थी, तो अर्ध आयुकाल क्या किया, अभी बताया मैंने आपको, 0.693 अपॉन के का मान क्या हो गया, 1.386 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो मैंने आपको यह भी कहा था, जब माइनस वाली चीजें उसको हमेशा ऊपर पहुंचा दिया करो, और
3 पॉइंट यहां से हटेंगे, 3 पॉइंट यहां से हटेंगे, तो क्या बचेगा 693 अपॉन 1386 इंटू 10 की पावर 14 कर दो, प्लस में कर दो, और सेकंड इनवर्स भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब आप 693 के अंदर इसका भाग दोगे तो आएगा लगभग 0.5 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड। आप ये भी लिख सकते थे और इसको पॉइंट में नहीं करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड। दोनों आंसर यहाँ पे राइट थे, जिसने ये किया तो भी राइट है और जिसने ये किया बेटा उसका भी राइट है। यहाँ पे 13 आ जाएगा बेटा, यहाँ 13 आ जाएगा, क्योंकि एक घात 0.5 है ना, तो अपन एक उधर ले जा रहे हैं तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 5 इंटू 10 की घात क्या आ जाएगा 13। तो जिसने ये किया वो भी राइट और ये किया वो भी राइट है। बहुत आसान फॉर्मूला रख के आपको निकालना था। 1.5 नंबर का सवाल था बेटा, इससे पहले 1.5 का, ये भी 1.5 का। कुल मिला के 4.5 नंबर के न्यूमेरिकल्स आए। एक न्यूमेरिकल्स और आपको बता देता हूं मैं, ये देखिए पहला न्यूमेरिकल 1.5 का, फिर 1.5 का और ये फिर वापस से 1.5 का। ठीक है बेटा। अंतराकाशी यौगिक के कोई 3 भौतिक अभिलक्षण लिखने थे आपको, कितने आसान, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मैंने आपको साइड में डाल रखा है, सेम टू सेम सवाल छपा है। मैंने आपको कहा था कि 3-4 इसके पॉइंट देख के जाना। पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, उच्च गलनांक, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अति कठोर, और तीसरा क्या हो जाएगा, धात्विक चालकता, उच्च धात्विक चालकता। किसी ने गलनांक भी लिखा तो भी चल जाएगा, उच्च धात्विक चालकता। ये 3 पॉइंट आपको यहां पे लिखने थे। सेम टू सेम सवाल जो मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो डाला था, 3 दिन पहले, आपको दिख जाएगा साइड में मैंने डाल रखा है स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट सवाल। संक्रमण धातु उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करती है? आपको 2 कारण लिखना था, समझाना था। तो आपको लिखना था क्योंकि एक तो इनके अंदर आपको पता है संक्रमण जितने भी धातु उसमें क्या होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। का मतलब होता है एक ही ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है, एक से ज्यादा होती है बेटा। और दूसरा आपको क्या लिखना था कि ये क्या करते हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक। ये आपको ऑलरेडी डी में बता रखा है हमने। ये 2 अगर आपको पता थे तो आपको लिख देना था कि संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था और संकुल यौगिक बनाने के कारण उत्प्रेरक के गुण प्रदर्शित करते हैं। सिंपल आंसर बेटा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी Cl समूह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रतिष्ठा अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा निर्देशक क्यों होते हैं? अब आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि क्लोरोबेंजीन जो है उसकी आपको अनिरोधी संरचना याद करके जाना है, तो देखो वहां से ही सवाल पूछा गया है। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हुए भी ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा निर्देशक क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर अपन क्लोरोबेंजीन की अगर बात करें, ध्यान से देखना, इधर ये क्लोरोबेंजीन है, इस पे आपके 3 लोन पेयर होते हैं बेटा। तो एक लोन पेयर इधर गया और ये इधर गया, तो आप देखोगे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर आगे अपन और इसकी अनुनादी संरचना आपको पूरी बनानी थी, और यदि आप आगे बढ़ोगे तो ये इधर आएगा माइनस चार्ज, पैरा पे आया, और आगे बढ़ोगे तो यहाँ और माइनस चार्ज आएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 5 अनुनादी संरचनाएं बनानी थी। और अगर आप ध्यान से देखते तो आपको लिखना था कि क्योंकि Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है ना, तो उसके बावजूद यहां पर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बाहर से जो अटैक करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस कारण से आपको आंसर लिखना था और इसकी अनुनादी संरचना बनानी थी कि भाई इस वजह से एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है। बस ये कारण था, अनुनादी संरचना बनानी थी आपको बेटा। बहुत आसान सवाल था, सीधा आप 1.5 नंबर ला रहे थे। आने वाला जो होता है वो उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, इसलिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, 11वां सवाल। कितना प्यारा सवाल, ये मैंने आपको एज इट इज सेम टू सेम छप गया है। मैंने यहाँ पे देखो साइड में स्क्रीनशॉट डाला है, वहीं से सवाल सीधा छप के आया है। घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया कि उपरोक्त अभिक्रिया में ए का आईयूपीएसी नाम और रासायनिक सूत्र। ये देखिए फिनोल है, और देखो कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, सांद्र HNO3, और सांद्र HNO3 के साथ जब फिनोल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल। याद करो बेटा, पिक्रिक अम्ल। ये फिनोल 2, 4 और 6 पे क्या जुड़ जाता है, NO2 समूह, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। जैसा कि मैंने आगे बताया था ना 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, वैसा के वैसा ये भी देखो पूरा आपको मैंने, ये देखो साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा है, आपको चार्ट बना के बताया था। ये 5-6 रिएक्शन पढ़ के जाना, तो वहां से आ गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। तो आपको पूछा था आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और रासायनिक सूत्र क्या, ये वाला आपको देना था। तो ये सेम टू सेम सवाल जो है हमारे वीडियो में जो हमने 3 दिन पहले डाला था वहां से छपा है बेटा, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये भी सवाल देखिए, मैं साइड में फिर स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं। मैंने कहा था कि 413 और 423 पे जो एथेनॉल की अभिक्रिया है H2SO4 के साथ, वो जरूर पढ़ के जाना। आप देख सकते हो
है ना, 433 और 413 वाला मैंने आपको बताया था। तो 413 पे कह रहा है एथेनॉल को जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो एक यौगिक X बनता है। इस X का आपको IUPAC नाम लिखना था और नीत अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना था। तो आपको पता होना चाहिए कि CH3CH2OH कितने अणु लेते हैं, 2, इन द प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4। और मैंने कहा था 413 और 433 वाली अभिक्रिया पढ़ के जाना। तो ये देखिए 413 पे ये क्या बनता है, यहां से एक जल का अणु निकल जाता है और क्या बन जाता है, CH3CH2O CH2CH3, यानी क्या बनता है बेटा, ईथर बनता है। और इसका इसने आपको पूछा IUPAC नाम, तो एथोक्सी एथेन, इसका IUPAC नाम क्या हो गया बेटा, एथोक्सी एथेन। और आपको ये अभिक्रिया लिखनी थी, सिंपल सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न एज इट इज छप के आया, जो मैंने कहा था दोनों याद करके जाना, एक आई गई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये आपका था बेंजीन ओलियम। ओलियम के साथ अभिक्रिया जब भी करते हैं तो क्या बन जाता है आपका, सल्फोनिक अम्ल SO3H। तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, SO3H जुड़ गया। फिर NaOH के साथ गर्म करना था और H+ अम्ल की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही थी, तो ये पूरा हट के यहाँ पे आपका NaOH का OH जुड़ जाता और फाइनली क्या बन जाता बेटा, यहाँ बन जाता आपका फिनोल बन जाता। क्या बन जाता, फिनोल। तो यहाँ पर आपका ये था, A में था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और B में था आपका फिनोल। बहुत आसान अभिक्रिया। आपको ये पूछा था कि दोनों के रासायनिक सूत्र आपको देने थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एनिलीन की क्षारकीय सामर्थ्य की अमोनिया के साथ तुलना कीजिए। एनिलीन जो है, एनिलीन आप सबको पता है बेंजीन के ऊपर होता है NH2, ठीक है, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है। इसकी जो क्षारकीय सामर्थ्य है वो अमोनिया के साथ तुलना करनी थी। अमोनिया होता है बेटा NH3, इस पे भी लोन पेयर होता है। तो आपको बता रखा था, क्योंकि यहां पे जो बेंजीन जुड़ गया तो इसका जो लोन पेयर है वो अंदर चला जाएगा, तो इस NH2 के पास डोनेट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। जबकि अमोनिया के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा है तो ये डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल है। इस वजह से अमोनिया जो है वो इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा क्षारकीय है। ये आपको यहां पे लिखना था बेटा, है ना। तो अमोनिया एनिलीन की तुलना में क्या है, ज्यादा क्षारकीय होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये वाला भी सवाल आपको स्पष्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं मैं, साइड में क्या आया कि नहीं है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना आपको लिखनी थी। आपको मैंने बताया भी था कि ऐसी 2 स्टेज इसकी बढ़ानी थी। सेम टू सेम सवाल छपा, 5 या है तो 3 या हो गया, 3 डैश, ये 3 डैश है तो ये 5 डैश हो गया, है ना। डबल कुंडली वॉटसन और क्रिक ने दी थी। और मैंने आपको कहा था कि A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G, ऐसा आपको सब जगह भर देना है। ये आपको संरचना बनानी थी बेटा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, सीधा 1.5 नंबर आपको दे रहा था, है ना। देने वाला कौन था, वॉटसन और क्रिक। पूरी कहानी बताई थी मैंने, रेस्टोरेंट में जब खाने गए थे तो बैक साइड में देखा एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी और ये संरचना बनानी थी, आपको सब जगह ये भरने थे। तो ये सारे सवाल देखो साइड में डाल रखा है। मैंने आपको कहा था डीएनए की द्विकुंडली संरचना जरूर पढ़ के जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, इसमें देखो 2 सवाल दे रखे अथवा में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये मैंने साइड में स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, सारे के सारे सवाल वहीं से आया देखे, चाहे कोटि पूछे या आणविकता। ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, छदम प्रथम कोटि आप देख सकते हो, साइड में स्क्रीनशॉट डाल रखा है। सीधा सीधे वहीं से सवाल आए बेटा, सीधे सीधे आप खुद देख लीजिए कितने सवाल आए यहाँ पे, 90% ऊपर सवाल आपको सीधे यहाँ से मिल रहे हैं। तो अभिक्रिया की कोटि को क्या परिभाषित करना था, आपको पता है अभिक्रिया की कोटि क्या लिखोगे कि किसी वेग समीकरण के अंदर जो सांद्रता पदों के जो घातांक होते हैं, सांद्रता पदों के घातांकों के योग को, आपको बता रखा था, घातांकों के योग को अभिक्रिया की क्या कहते हैं बेटा, कोटि कहते हैं, है ना। घात को अपन जोड़ते हैं। दूसरा, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उपयुक्त उदाहरण से आपको देना था। तो छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, जिसकी आणविकता तो आपको 2 या 2 से ज्यादा होती है, लेकिन जिसकी कोटि क्या होती है बेटा, 1 होती है। लगती है ऐसा अपन को कि कोटि 2 है लेकिन कोटि 1 ही होती है, इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा, छद्म, आभासी, बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था, आणविकता जिसकी 2 से ज्यादा होती है लेकिन कोटि कितनी होती है, 1 होती है। और इसका उपयुक्त उदाहरण देना था, तो आपको शर्करा वाला उदाहरण दे देना था, C12 H22 O11 प्लस H2 के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं शर्करा की, है ना, सुक्रोज मान लो, सुई लगाई GF को ऐसे करके इन्वर्टेड एंजाइम की प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बन गया और साथ में फ्रक्टोज बनता है, इसका भी फॉर्मूला सेम, ये आपका फ्रक्टोज बन गया। अब देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 2 इसकी कोटि हो सकती है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना,
रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पे डिपेंड करता है? ओनली शर्करा की सांद्रता पर डिपेंड करता है। इसलिए इसकी जो कोटि होगी बेटा वो कितनी हो गई? इसकी कोटि 1। बस ये आपको लिखना था इसकी परिभाषा और ये एग्जाम्पल लिखना था, सिंपल सी कहानी। चलिए देख लेते हैं अपन। अथवा वाला सवाल देखिएगा, अभिक्रिया की आणविकता, इसको परिभाषित करना था। तो आणविकता क्या होता है? कोटि में तो ऊपर की जो घात है उसको जोड़ना होता है, और आणविकता में आपको क्या लिखना था कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त या सभी अभिकारकों के अणुओं की संख्या, सभी अभिकारकों के अणुओं की जो संख्या है उसे ही हम क्या कहते हैं? आणविकता। जितनों ने भाग लिया उसी को अपन बोलते हैं आणविकता। लेकिन कोटि किसे बोलते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसका सेकंड देखिएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया के हो सकने में सक्रियण ऊर्जा की क्या भूमिका है? तो इसका आपको ग्राफ बता रखा था। ये जो ग्राफ होता है बेटा, यहां से यहां दहली ऊर्जा होती है। ये जो अभिकारक के अणु को जो एक्टिवेट करता है, इसका नाम ही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पे अगर कोई अभिकारक चुपचाप बैठा है तो इसको इस ग्राफ तक लाना है आपको, इस मोड़ तक। ये उसी प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल कहा था, जैसे कोई घाटी चढ़नी हमको तो थोड़ा धक्का देना पड़ता है ना, और जब उतार आता है तो उसको आप आराम से, साइकिल लेके जा रहे हो तो साइकिल में पेडल मार के ऊपर चढ़ोगे और फिर उतार आएगा तो आप आराम से बैठ जाओगे। तो यहां तक जो मेन रोल है वो किसका है बेटा? सक्रियण ऊर्जा का। तो आपको यहां लिखना था कि अभिकारकों के अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ताकि कि वो जल्दी अभिकृत हो सके और जल्दी से जल्दी हमें उत्पाद दे सके। तो ये आपको यहां पे लिखना था, सिंपल सवाल था। नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए सवाल, संयोजकता आबंध सिद्धांत। मुझे बताइए, मैंने 4 एग्जांपल बताए थे वीबीटी के आधार पर संकुल CONH36 साइड में डाल रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। सीधा सीधा सवाल वहीं से आया है। क्या पूछा है? ज्यामिति पूछ रहा था और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति को समझाना था। सीधा 3 नंबर का सवाल। और इसका अथवा का भी देख लो बेटा, इसका अथवा में भी देखो वही आया जो मैंने बताया है कि संकुल COF63 मैंने इसकी ज्यामिति और चुंबकीय प्रवृत्ति को आपको समझाना था। और इसका क्या समझाना था आपको बताता हूं मैं, एक करके बता देता हूं, ऊपर वाला करके बता देता हूं। बच्चों ये मैं आपको एक करके बता रहा हूं, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में बता रखा है मैंने, फिर भी बताता हूं। देखो CONH3 तो आपको बता रखा था कि जब भी NH3 आ जाए +3 आ जाए तो इसमें युग्मन होता है। ये आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जबकि इसके नीचे वाला जो है COF6 वाला, उसमें युग्मन नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करना था? कोबाल्ट 27 लिखना था। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D7 अब इसकी प्राथमिक संयोजकता, जब आप इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे X करके, तो ये उदासीन लिगेंड है, आएगा +3। तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहां से निकाल देने थे। तो 2 यहां से निकलेंगे, 1 यहां से निकलेगा, तो कितना बच जाएगा? 3D6 और 4s 0 बचा। अब इसको यहां पे आपको उतार लेना था, D बना के 3D 4s, और इसके आगे का जो खाली कक्षक होता है वो कौन सा होता है बेटा? 4p, वो भी 0 होता है, उसको आपको एक बार बना लेना था। फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे पुटअप करने थे, फिल करने थे, 1 2 3 4 5 6, ये खाली ये खाली। अब आपको बता दूं कि प्राथमिक संयोजकता जो होता है बेटा वो ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली थी? +3, उतने अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है। और जो द्वितीय संयोजकता होती है उसके आधार यानी कितनी? 6। ये 6 कहां से आया? इसमें देखिए कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो अपन को 6 लिगेंड को जोड़ने के लिए 6 घर चाहिए खाली, उसके आधार पे अपन को कक्षक खाली करने थे। तो इसको 3 स्टेप में बढ़ाना है, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट यहां पे कर दिया, एक स्टेप नीचे और आती है। तो अब यहां पे युग्मन होगा, क्या होगा? युग्मन होगा, क्योंकि NH3 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, युग्मन होगा। ये ऑलरेडी युग्मन है, पीछे वाला इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। तो देखो ये युग्मन हो गया, 3 घर भर गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 खाली कक्षक चाहिए थे अपन को। तो 6 खाली कक्षक अपन को मिल गई है। इनके अंदर लॉन पेयर कौन दे देगा? कौन देगा? NH3 अपना लॉन पेयर देके आपका क्या बना देगा? उप सहसंयोजक बंध बना देगा। तो अब आपको इसका क्या निकालना था? संकरण निकालना था। क्या निकालना? आपको ज्यामिति पूछा है, तो संकरण इसका क्या आ गया? 1 2 3 4, यानी D के कितने आ रहे हैं? D के कितने आ रहे हैं? 2, D2, एक का S का 1 कक्षक और P के 3। तो संकरण तो आ गया D2sp3, sp3 D2। नेक्स्ट वाला जो COF6 है उसमें आएगा sp3 D2, यहां आएगा D2sp3। और D2sp3 की ज्यामिति क्या होगी बेटा? अष्टफलकीय। ज्यामिति पूछा है ना, अष्टफलकीय। और क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए, एक भी खाली नहीं है, तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी बेटा? प्रतिचुंबकीय। और इसका आपको अष्टफलकीय जो डायग्राम था वो कैसे बनाना था? आपको ऐसे बनाना था। तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाते। बीच में क्या? CO, और अष्टफल की ज्यामिति ऐसे बनाते हैं अपन, NH3 NH3 NH3, ये आपका अष्टफल की ज्यामिति, और एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गया बेटा, है ना। ये आपकी ज्यामिति होगी +3। बस ये आपको इस प्रकार से करना था। और 3 नंबर आपके क्या थे? पक्के। हमने जो बताया उसी में सवाल आया, देख लो आप खुद। 3 नंबर, बड़े बड़े सवाल, छोटे छोटे सवाल, सारे लगभग आपको ये से मिलेंगे। अब इसी प्रकार से ये भी करना था, ये भी उसी प्रकार से करना था। अब इसमें युग्मन होता नहीं है, तो आपका संकरण क्या हो जाएगा? ज्यामिति क्या हो जाएगी? इसमें
संकरण हो जाएगा sp3d2, ज्यामिति वही रहेगी इसकी, अष्टफलकीय रहेगी, है ना, क्योंकि इसमें युग्मन होगा नहीं। और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी इसकी, अनुचुंबकीय हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर खाली आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, क्योंकि अपन इस तरीके से भरेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई, रहेगा तो वो 3d7 4s2, 6 में से 3 जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, तब भी +3 है ऑक्सीजन अवस्था, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहां से 1 यहां से, तब भी 3d6 ही रहेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3, पहले 1 1 भरना बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन इसमें युग्मन नहीं हो रहा है ना, इसमें युग्मन नहीं हो रहा है, तो आगे का s 3 पिक के आगे का और आपको लेना था d। तो यहां पर 6 खाली कक्षक यहां भी चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, इसको जब कवर करोगे तो संकरण बनता है sp3d2, ये मैंने बताया। ज्यामिति अष्टफल की रहती है, चाहे sp3d2 हो या d2sp3, ठीक है। और यहां पे देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाता है तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, अनुचुंबकीय। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अ से अ याद करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो अनुचुंबकीय और युग्मित दिख जाए तो प्रतिचुंबकीय। तो अथवा में और जिसने जो भी किया है वो दोनों के दोनों राइट है। नेक्स्ट 18वां सवाल देखिएगा। चलिए बच्चों 18वां सवाल देखते हैं। पहला आपका समावयवी हेलो एल्केनों में श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम क्यों होते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका एक नियम था कि क्वथनांक जो होता है वो आकार के समानुपाती होता है, श्रृंखलन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आकार साइज बढ़ेगी तो क्वथनांक बढ़ेगा, लेकिन श्रृंखला जब बढ़ेगी, है ना, श्रृंखला जब बढ़ेगी तो उसका क्वथनांक कम होगा। आपको लिखना था क्योंकि श्रृंखला बढ़ने से उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, अब श्रृंखला ज्यादा है, ऑलरेडी ऐसा है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, सिंगल है, लेकिन जब इसकी शाखाएं बढ़ जाएगी तो पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जब पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है बेटा तो अंतर आणविक जो बल है अंदर, उनके बीच का जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, किसी अणु के अंदर यदि अंतर आणविक बल कम हो जाता है तो वो लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे, धीरे धीमे हो जाएंगे, तो उनको हल्का सा भी अपन हीट करने से वो टूट जाएंगे। इसलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो है वो हमेशा कम होता है। आपको कारण लिखना था, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाएगा जिससे अंतर आणविक बल कम हो जाते हैं, इसीलिए उनका क्वथनांक भी कम हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, समावयवी डाइक्लोरोबेंजीन के पैरा समावयवी का जो गलनांक है, अब मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, ये बॉइलिंग पॉइंट था, वो ऑर्थो और पैरा समावयवी की तुलना में अधिक होता है, यानी पैरा का ज्यादा होता है। तो यदि हम इसकी तीनों की संरचना देखें, देखो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसकी सिमेट्री देखो आप, इसकी सममिति देखो, ये आपका कौन सा हो गया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहां पे पैरा जो बेटा है ये किसी भी क्रिस्टल में, इसकी सममिति ऐसी है कि ये किसी भी क्रिस्टल क्षेत्र के अंदर आसानी से चला जाएगा, और चला जाएगा तो अच्छे से बॉन्डेड, अच्छे से पैक हो जाएगा। तो इसको निकालना बड़ा टफ काम है। जबकि ये देखो, इसकी संरचना देखो आप, इसकी सिमेट्री देखो आप, बिल्कुल उबड़ खाबड़ अलग टाइप से टेढ़ी मेढ़ी संरचना है, तो ये क्रिस्टल में आसानी से समायोजित नहीं होते। तो आपको लिखना था कि पैरा समायोजित की सममिति ऐसी होती है कि ये क्रिस्टल क्षेत्र में आसानी से समायोजित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका जो गलनांक है बेटा वो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा की तुलना में ज्यादा होता है। सिंपल सी कहानी, इतना लिखना था आपको। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखिएगा, किसी ध्रुवण गुणक यौगिक का रेसेमिक मिश्रण। अब आप अगर रेसेमिक मिश्रण ध्यान से देखो तो क्या होता है, 50% डी और 50% एल होता है। उसका मिश्रण सदैव ध्रुवण अघूर्णक होता है। ये आप देखिए साइड में मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, मैंने आपको बताया था रेसेमिक मिश्रण पढ़ के जाना, वही से सवाल आया है। लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा के क्या पूछा उसने कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होता है। तो आपको दिमाग लगाना था भाई, 50% डी यदि किसी यौगिक को ऐसे घुमा रहा है, यहां से पकड़ के उसने ऐसे घुमा दिया, तो बाकी 50% जो एल है वो वापस पकड़ के ऐसे घुमा देगा। तो जो पहली स्थिति थी वही की वही बन गई ना, इसलिए ये क्या हो गया, ध्रुवण अघूर्णक हो गया। पहले दाई साइड घुमा, वापिस 50% एल ने उसको पकड़ के ऐसे कर दिया, तो वापिस अपने स्थान पे आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना था, क्योंकि 50% डी इसको क्लॉकवाइज घुमाता है और 50% एल इसको वापिस एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इस वजह से वो अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाता है। अतः ये ध्रुवण अघूर्णक होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। सिंपल सी कहानी बेटा। चलिए अब इसका अपन देख लेते हैं, इसका जो अथवा का सवाल है वो क्या कहता है। आइए अथवा सवाल 18वें के अथवा सवाल की अपन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित को एक पद में परिवर्तित करना था, केवल रासायनिक समीकरण, स्पष्ट दे रखा है, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। सवाल आपको एक पद में लिखना है, केवल रासायनिक समीकरण। पहला क्या है, देखो बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाना है। कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो पहले फॉर्मूला लिख दिया करो, ये बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड और इसको हटा के आई लाना है। तो आपको बता रखा है कि इसकी अभिक्रिया किससे करानी, KI से करा देते आप, है ना। इसके साथ में क्या होगा, KCl तो बाहर निकल जाएगा, N2 गैस भी बाहर निकल जाएगी और I जाके बैठ जाएगा। तो ये आपको रिएक्शन लिखनी थी केवल। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाना है। याद करो बेटा, ये मैं यहाँ पे साइड में
डाल रहा हूं, आपको बता रखा फिटिंग अभिक्रिया जो है वुड्स की अभिक्रिया वो आपके यहाँ पे आई हुई है। कौन सी अभिक्रिया आई है? नेम रिएक्शन आई है, वुड्स रिएक्शन। सॉरी, ये कौन सी अभिक्रिया? फिटिंग अभिक्रिया बेटा। कौन सी अभिक्रिया है? फिटिंग अभिक्रिया। मैंने आपको कहा था कि फिटिंग अभिक्रिया में क्या फिट करनी बेंजीन को रिंग। यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन इसने बेवकूफ बनाया, यहाँ पे 2 अणु लेने पड़ते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि इसको लेना है आपको सोडियम और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी थी। तो 2 क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब होती है तो आपके 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे और दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? डाई फेनिल। ये आपकी फिटिंग अभिक्रिया है बेटा। कौन सी अभिक्रिया है? फिटिंग नेम रिएक्शन आ चुकी है। ये देखिए साइड में आपको और भी बताऊंगा कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन आई है। नेक्स्ट देखिएगा, क्लोरोएथेन से एथिन बनाना है। तो पहले क्लोरोएथेन का फॉर्मूला लिख दिया आपने, CH3CH2Cl क्लोरोएथेन, और इससे बनाना है एथिन। तो याद करो इसकी अभिक्रिया किससे होती है? एल्कोहलिक KOH से। और मैंने बताया कि एल्कोहलिक KOH क्या करता है? निकालने का काम करता है। तो यहां से अल्फा से तो देखो आपका Cl निकल गया और बीटा से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? HCl बाहर निकल गया। और जब HCl बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा? CH2, यहाँ बचा डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH2 हो गया। तो ये आपका बन गया एथिन। क्लियर? तो ये सिंपल रिएक्शन आपको रासायनिक समीकरण देनी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 19वां सवाल लेते हैं, सेक्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न। देखिए ये सवाल देखिए 19वां सवाल देखिए, पहला ही सवाल आ गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना का वर्णन करना, SHE। ये साइड में स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखा था कि SHE जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट बेटा देखो 19वां सवाल, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना। तो ये आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना है और इसका आपको क्या करना था? संरचना का वर्णन करना था। तो चित्र बनाना था और आपको लिखना था कि भाई इसमें एक प्लेटिनम की प्लेट होती है जो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होती है, उसके ऊपर आप देख सकते हो 1 वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस का प्रवाह किया जाता है प्लेटिनम की छड़ पे, और अंदर 1 MnHCl का सॉल्यूशन होता है और ये कांच की नली से ढका हुआ होता है ना। तो ये आपको लिखना था। और इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको इसका संरचना का वर्णन करना था, बहुत सिंपल चीज थी। नेक्स्ट देखिए, शुष्क सेल, जो ड्राई सेल होता है ना अपना, वो सेल वगैरह छोटे जो घड़ी वगैरह में डालते हैं अपन, टॉर्च वगैरह में, उसका एनोड और कैथोड पे होने वाली सेल अभिक्रिया आपको लिखनी थी। तो ये आपकी सेल अभिक्रिया है, आप देख सकते हैं। सेल के बारे में मैंने आपको कहा था कि सेल जरूर पढ़ के जाना। तो आप देख सकते हैं कि देखो जिंक, एनोड पे क्या होगा? जिंक का पात्र होता है, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। और यहाँ पर दूसरा आपको पता होगा तो एक ब्लैक कलर की छड़ होती है, उस पे MnO2 और अमोनियम का जो सॉल्यूशन होता है, तो MnO2 और NH4+ जो उसका पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ अपचित हो जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हो गया? अपचयन की अभिक्रिया, रिडक्शन हो गया। उसकी अभिक्रिया MnOOH बनेगा और NH3 यहाँ पर निकलेगा। तो ये आपका एनोड और कैथोड की रिएक्शन आपको सिंपल लिखनी थी, चित्र बनाने की इसमें आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये आपका सवाल था, तो आपको लिख लेना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, इसका अथवा का सवाल। अथवा का सवाल आप देखोगे तो देखिए, जल एवं वायु की उपस्थिति में लोहे का संक्षारण कैसे होता है वर्णन करना था। ये देखिए संक्षारण साइड में आपको दिख जाएगा, मैंने स्पष्ट कह रहा था कि संक्षारण की रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना। संक्षारण में क्या क्या पढ़ना था आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका दे रखा था कि जल और वायु है ना, पानी और ऑक्सीजन के साथ जब लोहे का संक्षारण होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि इसकी आपको एक कोई रिएक्शन लिखनी थी। ये इसकी सारी रिएक्शन है कि भाई CO2 और जब पानी मिलते हैं तो H2CO3 बनाते हैं, जो आगे टूट के H+ निकलता है, ये आपको पता है। तो एनोड पे रिएक्शन Fe से Fe+2 ऑक्सीजन हो गया, लोहे के ऊपर ऑक्सीजन हुआ लोहे का, ठीक है। फिर कैथोड के ऊपर आप देखोगे तो जो H+ यहां से बने हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके यानी अपचयन हो गया, तो इनका हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसकी अगर आगे फर्दर रिएक्शन देखें तो आप ये रिएक्शन भी लिख के आ जाते तो भी काम चल जाता कि 4Fe2+ O2 4H2 और ये Fe2O3 बनेगा। बाद में ये पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है? Fe2O3x H2O, और इसी को बेटा क्या कहते हैं? जंग लगना। ऐसे करके आपको 1-2 रिएक्शन लिखनी थी और उसका पूरा जो एक डायग्राम आपको बता रखा था, है ना, ये लोहे के संक्षारण कैसे होता है, एनोड और कैथोड बता के वो डायग्राम आपको बनाना था। सिंपल सी कहानी। नेक्स्ट सवाल, मर्क्यूरी सेल के उपयोग के दौरान एनोड और कैथोड पे होने वाली सेल अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने थे। ऊपर आपको शुष्क सेल दे रखा था अथवा में आपको मर्क्यूरी सेल दे रखा था। तो मर्क्यूरी सेल का देखो, एनोड का क्या है? जिंक अमलगम 2OH के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होगा, ये बनेगा ZnOH2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहां से H2 2 इलेक्ट्रॉन तो आप यही ले लो और साथ में HgO ले लो, ये कैथोड वाला। तो HgO से जैसे रिएक्शन होगी तो इसका अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है इसलिए कैथोड है, अपचयन हो रहा है, फिर से Hg बन जाएगा 2OH माइनस आपके निकल जाएगा। तो ये आपको नेम रिएक्शन लिखनी थी, सॉरी ये आपको रिएक्शन इसकी यहाँ पे लिखनी थी। ऑल ओवर रिएक्शन लिखना चाहते तो वो भी आप 2OH काट के और ये पूरा काट के आप लिख सकते थे कि Zn, इधर क्या क्या बचा है और HgO बचा, ये मिलके क्या बना रहा है? ZnO बना रहा है और Hg बना रहा है बेटा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, आपको बता रखा है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अंतिम सवाल लेते हैं अपन, 20वां सवाल, अंतिम सवाल लेते हैं। देखिए आइए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लाल चींटी के डंग में उपस्थित अम्ल का आईयूपीएसी नाम, ये देखिए साइड में स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, सेम टू सेम सवाल छपा है, कल बताया था मैंने कि लाल चींटी में जो अम्ल होता है बेटा वो कौन सा होता है, लाल चींटी को क्या बोलते हैं, फार्मिका। तो अम्ल जो होता है वो क्या होगा, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल मतलब HCOH। तो ये कौन सा अम्ल हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम पूछा था, मेथेनोइक अम्ल बेटा। कौन सा हो गया, मेथेनोइक अम्ल। बहुत आसान सवाल था, सेम टू सेम छपा है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेम रिएक्शन, फिर से स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, ध्यान से देखना। केनिजारो अभिक्रिया आ गई बेटा, याद करो केनिजारो, कान में कुक बताया था, इसकी उपयुक्त रासायनिक समीकरण को आपको देकर समझाना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए केनिजारो अभिक्रिया, ये आपके आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, वहीं से आया हुआ है। इसका रासायनिक समीकरण देना था तो आपको बताया था, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बेटा वो केनिजारो अभिक्रिया देता है। कान में कुक करके आपको बताया था। दो अणु लेने थे आपको, दो अणु किसके लेने थे, एल्डिहाइड के, तो SCHO SCHO, ठीक है। सांद्र KOH के साथ अभिक्रिया कराते तो मैंने आपको बताया था कि एक का आता अपचयन, जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या बन जाएगा, CH3OH, जिसका अपचयन हो रहा है वो तो क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ के और एक K जुड़ के, ये पूरा जुड़ के H कुक बना देगा, याद करो, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण बना रहा है, SC डबल बॉन्ड O ओके, H कुक करके, ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कान में कुक करके, है ना। कान में कुक, कान मतलब कान दो है तो दो अणु, में का मतलब क्या हो गया, मेथेनॉल बन रहा है, और कुक का मतलब H कुक। ये आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी थी, जो कि केनिजारो आपको दिख रहा है, स्पष्ट नेम रिएक्शन आ गई है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, CH3CONA सोडा लाइम या NaOCO क्या होता है बेटा, सोडा लाइम। अब आपको पता है कि जब भी सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया होगी तो देखो यहां से क्या निकलेगा, Na2CO3, ये पूरा निकल जाएगा, Na2CO3 यहाँ पीछे दे रखा है। अब आपको A पूछ रहा है तो बचा क्या, यहाँ CH3 बचा और यहाँ H बचा, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, CH4, इसी को क्या कहते हैं अपन, मेथेन, यानी ये एल्केन बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, एल्केन। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि A का रासायनिक सूत्र आपको लिखना था CH4 और नीचे आप नाम लिख सकते थे मेथेन। तो ये भी आपके बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट देखिए, इसका जो अथवा का सवाल है अंतिम देख लेते हैं अपन, अथवा में क्या दे रखा है। चलिए दूसरा सवाल देखिए, रोजेनमुंड अपचयन, बेटा ये साइड में स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, नेम रिएक्शन फिर से आ गई है, ठीक है। तो रोजेनमुंड अपचयन आपको बताया था, रोज पड़े बापू, आपको कोई भी बेंजोइल क्लोराइड लेना था, चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो COCl ये बेंजोइल क्लोराइड है, और रोज पड़े बापू यानी PD और BaSO4 के साथ जब भी अभिक्रिया होती है तो अपचयन होता है, यानी H2 जोड़ना था आपको। तो H2 कैसे जोड़ोगे आप, देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से H जुड़ेगा, एक तरफ HCl निकलेगा और एक H यहां जुड़ेगा, तो ये क्या बन गया आपका, बेंजीन के साथ में आप देखोगे ध्यान से तो CHO, बेंजेल्डिहाइड बन गया बेटा, क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड बन गया आपका, ठीक है। और साथ में क्या निकल गया, HCl। ये आपको रिएक्शन करवाई थी, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, ये बेंजीन आपका दे रखा है, इसकी अभिक्रिया COHCl और निर्जल LCl3 CuCl, याद करो बेटा, ये भी आपकी नेम रिएक्शन आ गई है, इसको बोलते हैं गाटरमान कोक अभिक्रिया। आप देख सकते हो साइड में लगा रखा है गाटरमान कोक अभिक्रिया। यहां पे कह रहा है कि जेड क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए जब भी गाटरमान कोक अभिक्रिया बनता है तो बेंजीन के साथ में क्या जुड़ जाता है, फिर से CHO, यानी क्या बन गया बेटा, बेंजेल्डिहाइड बन गया। तो आपको यही तो पूछा था उसने कि जो जेड है उस जेड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेंजेल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा, बेंजेल्डिहाइड। तो ये कंप्लीट आपको प्रश्न हमने करवा दिए हैं। मुझे एक बार बताइएगा कि कैसा लगा आपको। जो ये था सारा कंप्लीट पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। हमारा जो कोचिंग सेंटर है प्रियंक व्यास सर जिसको रन करते हैं, आपको बता दूं मैं 99% जो प्रश्न है हमारे सीधे नोट से एजिटेड छपे बेटा, सेम टू सेम छपे, बल्कि हम तो कह सकते हैं 100% छपे हैं, लेकिन फिर भी एक आधा प्रश्न हो सकता है, लेकिन 99% सीधे हमारे नोट से आए हैं जो प्रियंक व्यास सर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा 90% से ज्यादा सवाल 3 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक वीडियो डाला था, आप इसी चैनल पे देख सकते हो, मैंने पूरे वीडियो में स्क्रीनशॉट लगाए, आप देख सकते हो 90% से ज्यादा जो प्रश्न है सीधे सीधे हमारे वीडियो से आए हुए। तो बच्चों कैसा लगा आपको, अपना सॉल्यूशन नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं आपको 99% और 90% बेटा, ये पूरे सबूत के साथ हम लोग आपको शेयर कर रहे हैं, पूरे सबूत के साथ बता रहे हैं, आप पूरे वीडियो में देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे, पहली बार जुड़े हो बेटा तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और भी आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के, चाहे 8th 10th या 12th के हो, सारे के सारे। और अधिक से अधिक आपके ग्रुप में शेयर कीजिए। ये जो आपको हमने
सॉल्यूशन दिया है वो अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उस पर आप सेट कर लीजिए ऑल पे, ताकि कोई भी वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभ देव और खेरवाड़ा के जो क्लासरूम स्टूडेंट थे, उनको बहुत बहुत बधाई कि 99% प्रश्न हमारे पेपर से, जो हमारे नोट्स थे उससे छपे हैं। और अभी हिमांशु व्यास सर ने जो निःशुल्क ऑनलाइन डाला था 2-3 दिन पहले, उसमें से 90% सवाल एज इट इज आए, जिसको हमने सबूत के साथ अभी सर ने आपको बता दिया है। खास जो विशेष जानकारी वो ये है कि ऐसे बच्चे जो 11th क्लास में और अब जो 12th क्लास के अंदर हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, वो अभी उनकी परीक्षा समाप्त होने के बाद डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी जो क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, वो उनका एग्जाम खत्म होने के बाद, बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद बीएसटीसी और पीटीईटी का जो बैच है वो अटेंड कर सकते हैं, साथ में सीटी का अटेंड कर सकते हैं। जो भी किसी भी संकाय की आप कोचिंग लेना चाहते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको जो नंबर है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप इन नंबर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं। इन फोन आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे वीडियो और आते रहेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माता सरस्वती।